Hello everyone, this is Dipen Dilwa, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome to all my YouTube channel Technical Talk. I hope you and your family members are safe and healthy. Today in this video session, we will discuss about the principle of planning and architecture. We was discussed in the previous lecture principle of planning like aspect, prospect, elegance, economy, sanitation, flexibility, cleanliness, ventilation. So many things are here discussed in previous lecture. So today discuss in the orientation of the building. We was discussed in the previous lecture south to west or east to west orientation of the building and majorly effectively orientation on the short side of the sun direction. हमने पिछले लेक्चर में ये कंक्लूड किया था कि भाई जो भी बिल्डिंग का ओरिएंटेशन है उसकी मान लो कि जो भी बिल्डिंग की शॉर्ट साइड है अगर वो ईस्ट टू वेस्ट आती है तो बेटर कूलिंग इफेक्ट वो देगी। ठीक है, वो इंटीरियर जो भी स्ट्रक्चर का होगा उसमें कूलिंग इफेक्ट उसकी ज़्यादा होगी। अगर मान लो कि लॉन्ग वॉल है और नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में रहेगी तो लॉन्ग वॉल बट ओबियस है कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से वो वार्म ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वार्म होने से क्या होगा, यहाँ पे आप फिगर में हमने पिछले भी देखा था कि यहाँ पे वार्म स्ट्रक्चर ज़्यादा रहेगा तो अंदर की जो फीलिंग्स है कूलिंग की वो कम हो जाएगी और वार्म इफेक्ट ज़्यादा देगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर दी सजेशन फॉर द गुड ओरिएंटेशन। यहाँ पे कई सारे ओरिएंटेशन की सजेशन दिए गए हैं। एक तो कि इफ़ द ग्राउंड सराउंडिंग द बिल्डिंग इज प्रोवाइड विथ ग्रास और ट्रीज और वेजिटेशंस इट विल कंसिडरेबली हेल्प इन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। और ये क्या करता है कि अभी एक ग्रीन बेल्ट की यहाँ पर बात हो रही है कि भाई ग्रीन बेल्ट है, अगर मान लो कि आपके जो होम है उसके सराउंडिंग में या तो फिर आपका जो भी स्ट्रक्चर है उसके सराउंडिंग में ट्रीज और वेजिटेशंस क्रॉपिंग वहाँ पे है तो वो जो भी विंड वेलोसिटी आ रही है वो कूलिंग इफेक्ट देगी। ठीक है, तो एक ब्रीजी एनवायरनमेंट वहाँ पे रहेगा। तो बिल्डिंग यूजुअली साउथ वेस्ट to catch the breezy which below in summer in that direction. Sufficient number of window and ventilators at suitable level from the floor should be provided for sufficient light and movement of air. ठीक है, हमारी जो विंडो की डायरेक्शन है हम आपको भी पता होगा कि भाई यहाँ पे एक तो जो विंड वेलोसिटी है हमने आगे भी आस्पेक्ट या तो फिर प्रोस्पेक्ट में भी देखा था कि हमारी जो भी ईच एंड एवरी कंपोनेंट है बिल्डिंग के जो भी एलिमेंट है उसकी हम डायरेक्शन पहले से ही फिक्स रखते हैं कि भाई मान लो कि किचन की जो भी विंडो आ रही है तो ईस्ट में आ रही है। ठीक है, अभी ड्राइंग रूम में जो भी विंडो आ रही है तो ड्राइंग रूम में एक तो सेफ्टी फैक्टर कंसिडर करना रहेगा, तो एक विंडो ऐसी होगी कि जहाँ पे हमारा वरांडा आ रहा है वहाँ पे भी एक विंडो प्रोवाइड करेंगे। तो दूसरी विंडो कुछ इस तरह से प्रोवाइड की गई होगी कि भाई जहाँ पे डाइनिंग स्पेस है वहाँ पे एक विंडो प्रोवाइड की होगी, या तो फिर हमारा जहाँ पे सोफ़ा अरेंजमेंट फर्नीचर अरेंजमेंट जहाँ पे आ रहा है उसी वॉल में एक तो एक विंडो वहाँ पे भी हम प्रोवाइड करेंगे। अगर मान लो कि हमारा स्टडी रूम है या तो फिर बेडरूम है तो बेडरूम में भी हम क्या करेंगे, एक बेडरूम कुछ डायरेक्शन ऐसा होगा कि जहाँ पे ईस्ट में से सनराइज वहाँ पे एंटर होगी और साउथ वेस्ट में होगी। ठीक है, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में जो भी विंडो होगी तो वहाँ पे भी क्या होगी कि विंड वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम विंडो का भी प्लानिंग करना यहाँ पे जरूरी रहेगा, तो गुड ओरिएंटेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर इन द कंपोजिशन, उसमें आर्किटेक्चर क्या यहाँ पे पार्ट है उसको हमको किस तरह से समझना है तो हम देखते हैं कि द आर्ट एंड साइंस डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स। ठीक है, यहाँ पे आप एक फ़ोटो दिया गया है कि भाई बिल्डिंग है, वो आपको लगता नहीं कि बिल्डिंग है, आपको एक कंपोनेंट दिख रहा है, कोई एक कंपोनेंट है जिसको एक बिल्डिंग का एक आकार दिया गया है। ठीक है, तो ये भी अलग अलग कंपोनेंट है उसको एक बिल्डिंग के फॉर्म में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो क्या है कि आर्ट एंड साइंस ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, यहाँ पे आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन करके हमको बिल्डिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो आर्किटेक्ट उसकी डेफिनेशन क्या, आर्किटेक्ट्स किसको बोलते हैं? द पर्सन हुज प्लान डिजाइन बिल्डिंग एंड एडवाइज इन देयर कंस्ट्रक्शन। कोई ऐसा कोई पर्सन हो कि जो हमको प्लानिंग करने में हेल्पफुल हो या तो फिर बिल्डिंग की कोई डिज़ाइन दे रहा हो तो उसको हम आर्किटेक्ट बोल सकते हैं। फिर द एक्सप्रेशन ऑफ बिल्डिंग डिपेंड अपॉन द कंपोजिशंस ऑफ द प्लान एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर। फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर कंपोजिशन। उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल है? तो एक तो हमारा हो गया यूनिटी, ठीक है, दूसरा आ रहा है कॉन्ट्रास्ट,
फिर मास कंपोजिशंस, प्रोपोर्शन, गोल्डन रेशियो, स्केल, रिदम और कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये 8 कंपोनेंट हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमको प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर स्टडी करना हो और इसके कंपोजिशन के लिए 8 प्रिंसिपल है। वो कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, यानी मान लो कि वो रेसिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, इसमें ये 8 कंपोनेंट तो वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है कि वो कौन कौन से कंपोनेंट है। तो उसमें फर्स्ट हम देखते हैं कि यूनिटी। तो यूनिटी क्या है? यूनिटी मीन्स वननेस एंड इंडिकेट्स हार्मोनी एमंग द डिफरेंट बिल्डिंग एलिमेंट्स। यानी कि वो कुछ ऐसा पार्ट है यूनिटी। यूनिटी हम बोलते हैं ना, कई बार हम यूज़ करते हैं वो वर्ड्स कि हमारी यूनिटी है, हमारी ये है वो है। तो ये यूनिटी इन द सेंस के डिफरेंट जो भी एलिमेंट है स्ट्रक्चर के, जो भी बिल्डिंग के, जो भी स्ट्रक्चर के, तो वो जो सारे एलिमेंट है वो एक ही फॉर्म में आए और एक कोई मोनोलिथिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, वहाँ पे हम कह सकेंगे कि ये एलिमेंट्स यूनिटी में एलिमेंट्स है। अगर मान लो कि यूनिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखो एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन्थ, 8, 9 और 10th हो गया। तो ये सारे एलिमेंट एक दूसरे से पैरेलल है। फिर हम बात करते हैं, हम यहाँ पे सेंटर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, सेंटर लाइन लेने के बाद जो भी एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख पाओगे कि जो भी एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट वो लेफ्ट साइड में है, जो भी राइट में है। तो ये हम बता सकते हैं कि जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमारा यूनिटी के फॉर्म में है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर यूनिटी के फॉर्म में है। ए डोमिनेटिंग मास प्लेस एट सेंट्रल और एट ए कन्वीनियंट प्लेस टू मेक्स इट ए पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस। अभी कौन से एलिमेंट को कहाँ पे प्रोवाइड करना है और डिपेंड ऑन द डिज़ाइन। अभी जो भी पर्सन वो डिज़ाइन बना रहा है उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई यूनिटी का यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया वो फुलफिल होना चाहिए, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे मेंटेन रखना है। ठीक है, तो इसको हम यूनिटी बोलेंगे। फिर उसके बाद आएगा कॉन्ट्रास्ट। तो यहीं कई सारे पिक्चर दिए गए हैं आपको। ठीक है, अभी कॉन्ट्रास्ट इन साइज दिया गया है, कॉन्ट्रास्ट ऑफ शेप दिया गया है, कॉन्ट्रास्ट ऑफ मास है और कॉन्ट्रास्ट ऑफ टोन है। तो यहाँ पे 4 अलग अलग फिगर दी गई है। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ मोनोटोनी, यानी कि कोई कुछ ऐसा ड्राइंग्स ना हो कि जिससे देखने से हमको चीड़ आए, यानी कि हमको ऐसा लगे कि डिसलाइक। ठीक है, अभी वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम पहली बार उसको देखें और हमको पसंद आ जाए। इस तरह का कोई बिल्डिंग का कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर उसने ऐसा भी कहा कि इट क्रिएट द इंटरेस्ट इन ह्यूमन बिकॉज आवर माइंड कैरियस इम्प्रेशन बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्ट एग्जिस्टिंग इन नेचर। अभी जो भी नेचर है उसके वो एक मिल जाना चाहिए। अभी वो ऐसा होना चाहिए कि अभी वो देखते ही हमको पसंद आ जाए। केयर शुड बी टेकन टू नॉट डिस्ट्रॉय द यूनिटी। यहाँ पे एक ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि अभी यूनिटी यहाँ पे डिस्ट्रॉय ना हो। अगर मान लो कि ये बिल्डिंग की हम बात करें तो यहाँ पे हम सेंटर लाइन ले लेते हैं, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट यहाँ पे आप देखोगे कि ईच एंड एवरी एलिमेंट यहाँ पे क्या है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट यहाँ पे एक यूनिटी के फॉर्म में है, यहाँ पे आप देख पाओगे। तो ये सारा भी पोर्शन, और यहाँ पे आप सेंटर लाइन ले लो तो राइट एंड लेफ्ट भी यहाँ पे यूनिटी में रहेगा। तो ये डिस्ट्रॉय होनी नहीं चाहिए यूनिटी कॉन्ट्रास्ट में। कॉन्ट्रास्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द डिफरेंट शेप देयर लाइन ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे डिफरेंट शेप भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसको यहाँ पे एब्सेंस ऑफ यूनिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे कि भाई वेराइटी, ठीक है, यहाँ पे वेराइटी दी गई, यहाँ अलग अलग शेप के यानी कि अलग अलग मास है। ये कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया और यहाँ पे ये थर्ड कंपोनेंट हो गया। तो ये एक मास के फॉर्म में है। सारा यूनिट सारा जो स्ट्रक्चर है वो एक यूनिटी में है, यूनिटी के फॉर्म में है। यहाँ पे टोन दिखाया गया है, तो सारा जो भी टोन है उसका एक कॉन्ट्रास्ट फॉर्म में है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है कि भाई उसका मटेरियल हो गया, शेड हो गया, कलर हो गया, वो सारी चीज़ हमको एक ही यूनिटी में कॉन्ट्रास्ट देना है। फिर उसके बाद आएगा मास कंपोजिशंस, यानी कि जो भी बिल्डिंग हो, ठीक है, अगर मान लो कि उसका स्ट्रक्चर एक ही है लेकिन उसका डिफरेंट यहाँ पे कंपोनेंट दिया गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने बता दिया ये 1 है, ये 2 और ये 3, अभी पूरा का पूरा एक ही यूनिटी में है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एक ही स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर पूरा एक है, लेकिन इसमें 3 अलग अलग मास कंपोनेंट है, वो सारे यूनिटी में है। ठीक है, तो ये फिगर हो गई हमारी मास कंपोजिशन की। मास इज अ 3 डायमेंशनल शेप हैविंग ए डिफाइंड हाइट विथ लेंथ एंड हाइट, यानी कि 3D एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में जो भी हम लेंथ, विथ और हाइट प्रोवाइड करते हैं वो भी एक यूनिटी में होना चाहिए। मास अरेंजमेंट इज टू बी डन इन सच ए वे दैट हार्मोनियस
यूनिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इज मेंटेन, ठीक है, उसकी जो भी हार्मोनी है वो भी हमको मेंटेन रखनी है। डेवलपमेंट ऑफ मासेस इज डन फ्रॉम द बोथ प्लान एंड एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, उसका जो भी डेवलपमेंट मास है वो हमको प्लान और एलिवेशन दोनों में दिखना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि भाई प्लान अलग हो गया और एलिवेशन अलग हो गया, तो उसके हिसाब से भी वहाँ पे मास कंपोजिशन वहाँ पे फॉर्म होना चाहिए। अभी यहाँ पे एक फिगर दिखाई गई है, उसमें आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे कि भाई मास अंडरस्टैंडिंग मास कंपोजिशन की यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एक फिगर है और एक फिगर है सिमेट्रिकल। तो हम कैसे बता सकते हैं कि भाई अनसिमेट्रिकल कौन सी है और सिमेट्रिकल कौन सी है। अगर मान लो कि यहाँ पे मैं सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सेम जो भी राइट साइड ले लो और लेफ्ट साइड ले लो, तो उसके दोनों में पोर्शन की जो भी डिज़ाइन है वो सेम नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस हिसाब से फिगर दिखाई गई है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अलग ही फिगर दिखाई गई है। तो ये फिगर का जो भी पोर्शन है वो दोनों में अलग अलग है, तो ये अनसिमेट्रिकल पोर्शन हो गया, ठीक है। अभी मान लो कि मास कंपोजिशन सिमेट्रिकल है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। तो उसका जो कुछ फॉर्म देखे, यहाँ पे हम सेंटर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, वाई वाई एक्सिस से हम सेंटर लाइन यहाँ पे वाई एक्सिस और वाई डैश ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो भी पोर्शन रहेगा वो दोनों साइड सेम ही है, एक फ्री हैंड जैसा है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड ले लो और राइट साइड ले लो, दोनों में पोर्शन सेम ही रहेगा। अभी आपको भी पता है कि भाई आई सेक्शन और चैनल सेक्शन आप लोगे तो वो सिमेट्रिकल सेक्शन यहाँ पे हम बता सकते हैं, ठीक है। अभी मान लो एक मिनट मैं फिगर में ही आपको दिखा देता हूँ तो आपको अच्छी तरह से आइडिया आ जाए। अगर मान लो कि ये हमारा आई सेक्शन हो गया, ठीक है, आई सेक्शन में मान लो कि हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों साइड पैरेलल है, यानी कि ये लेफ्ट साइड भी पैरेलल है, ठीक है, ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में भी पैरेलल है, तो ये हमारा पोर्शन दोनों साइड सेम है। अगर मान लो कि मैं एक्स में से डिवाइड करूँ इसको, ये जो पार्ट है उसमें उसको एक्स में से डिवाइड करूँ, तो भी ये पोर्शन सेम ही रहेगा, ठीक है। अभी मान लो कि चैनल सेक्शन हो गया हमारा, कि भाई चैनल सेक्शन में क्या रहेगा, तो चैनल सेक्शन सिमेट्रिकल एक्सिस टू एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस है, लेकिन ये वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। ये मान लो कि वाई एक्सिस है तो यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं है, ये एक्स एक्सिस में सिमेट्रिकल है। तो हम ऐसा बता सकते हैं कि ये जो भी पोर्शन रहेगा ये वर्टिकल जो भी हमारा सिमेट्रिकल कंसिडरेशन है वो मास कंपोजिशन प्रॉपरली सिमेट्रिकल होना चाहिए। फिर आएगा हमारा प्रोपोर्शन, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर गिव्स ए प्लेजिंग इफेक्ट, यानी कि हम जो तीनों का रेशियो लेते हैं, यानी कि लेंथ विड्थ एल बी एच, ठीक है, वो विथ रिस्पेक्ट टू अनदर प्लेजिंग इफेक्ट होना चाहिए, यानी कि कोई भी हाइट विथ और लेंथ होगी वो किसी के कंपैरिजन में होगी, कि भाई इसके कंपेयर में ये बहुत हाइट है इसकी, या तो फिर यहाँ से बहुत छोटा है, तो किसकी कंपैरिजन में बता सकते हैं, तो हमारे लिए कोई ना कोई वहाँ पे रेफरेंस रहेगा। ए स्क्वायर लिविंग रूम फेल्स टू क्रिएट ए गुड इम्प्रेशन बट ए रेक्टेंगुलर वंस विथ लेंथ अबाउट द 1.2 to 1.5 times the width gives the pleasing effect, although a greater ratio gives the undesirable tunneling effect, यानी कि कोई स्क्वायर रूम है, ठीक है, अभी सभी साइड यानी कि 5 मीटर बाई 5 मीटर बाई 5 मीटर, यानी कि जो भी 4 साइड है उसकी मान लो कि हमें सभी साइड उसकी सेम है, तो वो रूम में है ना वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आएगी, उसमें वहाँ पे आपको यूनिटी फील नहीं होगी, ठीक है। ये पोर्शन मान लो कि अगर आपका जो भी रूम का सेक्शन रहेगा, मान लो कि वो रेक्टेंगल पोर्शन है, तो वो बेटर अपीयरेंस देगा, बेटर इंटीरियर इफेक्ट देगा, लेकिन जो स्क्वायर रूम हो गया तो वो नहीं देगा, ठीक है। यानी कि वो जो रेशियो है वो कितना रखना है हमको, तो उसका जो भी रीडिंग आ रहा है वो 1.2 से लेके 1.5 टाइम्स आना चाहिए। अगर मान लो कि इससे कुछ वेरिएंट रीडिंग आ रहा है या तो फिर ग्रेटर देन 1.5 हो जाता है, ठीक है, अभी ये रेशियो, तो एक प्रकार की यहाँ पे क्या होगी कि टनलिंग इफेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड होगी, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये भाई लंबा चौड़ा बहुत कमरा है और इसमें लंबा लंबा है और इसमें कुछ नहीं है, टनलिंग जैसा लग रहा है, तो वो आप कब फील करोगे, तो कि जो भी हमारा रेशियो है 1.5 से ग्रेटर देन होगा, तब जाके ये आपको ऐसी फीलिंग कुछ यहाँ पे होगी। तो ये एक तो खास मेंटेन रखना है कि भाई उसके जो प्रोपोर्शन का रीडिंग है वो बिटवीन 1.2 to 1.5 होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारा गोल्डन रेशियो। तो गोल्डन रेशियो क्या है कि भाई गोल्डन रेशियो यहाँ पे एक फिगर दिखाई गई है, यहाँ पे ए हो गया वर्टिकल और यहाँ पे a+b हो गया, तो कुछ इस तरह से कर्व यहाँ पे दिखाया गया है।
हमको इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हमको कुछ इतना ही समझना है कि भाई जो ये कर्व दिखाया गया है उसका मैक्सिमम पोर्शन, अगर मान लो कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए, और इसका इन्वर्स ले लें तो a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 5 हम डिनोट करते हैं, तो 5 इज इक्वल टू 1.61803, यहाँ पे कुछ इस हिसाब से रीडिंग आएगा। अभी हम उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग में समझते हैं कि भाई डिवाइन प्रपोर्शन यूज फॉर ब्यूटी एंड बैलेंस इन द डिजाइन ऑफ आर्ट, यानी कि कुछ आर्किटेक्चर टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा बता रही है कि भाई गोल्डन रेशियो जो भी है वो 1.61 मेंटेन होना चाहिए। अगर मान लो कि ये रेशियो 1.6 मेंटेन नहीं होगा तो जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो बैलेंस पोजीशन में या तो डिजाइनिंग ऑफ आर्ट में वो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। कि वो प्रॉपर होने के लिए ये रेशियो मेंटेन वहाँ पे होना चाहिए। अभी एक दूसरा हम एग्जांपल यहाँ पे स्टडी करते हैं। अगर मान लो कि इसका ये किसी का हैंड है, हैंड का जो भी ये पोर्शन रहेगा, ठीक है, वो पोर्शन और ये हमारा ये पोर्शन, अभी उसका दोनों का रेशियो हम लेंगे, जो भी इसको मान लो कि इसको कोई साइज हम दे देते हैं, तो ये जो भी रेशियो हमारा रहेगा 1:1.618 के हिसाब से रहेगा अप्रॉक्स, ठीक है। तब जाकर ये प्रॉपर बैलेंस पोजीशन में आएगा। अगर मान लो कि हम फेस की कुछ बात करें तो यहाँ पे रीडिंग हमने ले लिया 34, यहाँ पे ले लिया 21, यानी कि उसकी जो हमारा फेस है उसकी फेस की हाइट ले ली 34 और हमने विड्थ ले ली 21। तो अभी हम 34 को बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी। तो ए डिवाइडेड बाई बी का आप रेशियो जब लोगे तब क्या आएगा रीडिंग, तो कि जो भी रीडिंग होगा वो 1.618 के हिसाब से यहाँ पे कुछ आएगा। इसी हिसाब से मान लो कि हम स्टार की बात करें तो ये जो हाइट है वो हम बी ले लेते हैं और ये जो पोर्शन है वो हम ए ले लेते हैं, ठीक है। तो आप जो रेशियो बी डिवाइडेड बाई ए का जो रेशियो है वो 1.618 के हिसाब से यहाँ पे आएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे गीज़ा का पिरामिड ले लिया, पिरामिड में भी क्या है कि ये ए रीडिंग है, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अभी इसका ट्राइंगल हम बनाते हैं तो बी सी, यानी कि ये पोर्शन बी से लेके सी, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई ए बी, यानी कि ये पोर्शन, अभी उसका रेशियो लोगे तो भी रीडिंग सेम ही आएगा 1.618। तो ये क्या है कि भाई ये हमारा बैलेंस स्ट्रक्चर हो गया, वहाँ पे वो रेशियो मेंटेन होता है तो ये स्ट्रक्चर प्रॉपर बैलेंस पोजीशन में वहाँ पे रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आपको एक फिगर दिखाई गई है कि भाई ये जो फिगर है उसमें क्या है कि ये जो पोर्शन है अब देख पाओगे कि ये भी 1.618 के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। फिर यहाँ पे एक टावर दिखाया गया है, तो ये टावर की भी हाइट आप ले लो, तो यहाँ पे जो पोर्शन है वो ज़्यादा विड्थ वाला है, ठीक है। यहाँ पे पोर्शन बल्कि है और यहाँ पे पोर्शन ज़्यादा विड्थ वाला है, ठीक है। तो भी उसका भी रेशियो सेम ही है 1.618। तो भी जब ये मेंटेन होगा तभी ये स्ट्रक्चर बैलेंस पोजीशन में रहेगा। तो ये एक तो हमको खास ध्यान में रखना है आर्किटेक्चर ऑफ कंपोजिशन में कि भाई जो भी उसका रेशियो है वो 1.618 मेंटेन होना चाहिए। फिर यहाँ पे गोल्डन रेशियो में यहाँ पे ताजमहल दिखाया गया है, यहाँ पे पेरिस टावर दिखाया गया है, तो इसमें भी सेम रहेगा कि भाई यहाँ पे जो टावर है, टावर में ये जो पोर्शन है वो ज़्यादा विड्थ वाला है, यानी कि हेवीली लोडेड पोर्शन होगा। तो उससे क्या होगा कि भाई ये पोर्शन हेवीली लोडेड है तो जो ऊपर का पोर्शन है वो भले उसकी हाइट ज़्यादा है लेकिन इसकी जो भी हाइट के हिसाब से उसका जो भी वेट है वो इसके बराबर होगा, तभी ये जाके बैलेंस पोजीशन में रहेगा। सेम ही ऐसे ताजमहल में भी ऐसा ही कुछ रीडिंग रेशियो गोल्डन रेशियो यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। फिर हम स्केल की बात करते हैं तो स्केल इज द आर्किटेक्चर कंपोजिशन मीन्स प्रॉपर रिलेशन ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट टू वन अनदर एंड टू वॉल। तो स्केल इज कंसिडर विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि जो भी हम स्केल कंसिडर करते हैं वो एक दूसरे की कंपेयर में करते हैं, यानी कि हम जो भी स्केल हम बोलते हैं वो किसके हिसाब से बोलेंगे कि भाई जो भी उसके पास में जो भी चीज़ है उसके हिसाब से, या तो फिर उसकी कंपेरिजन में हम बोलेंगे। द साइज ऑफ डोर, विंडो एंड स्टेयरकेस आर डिफरेंट फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग व्हेन कंपेयर्ड टू मोन्यूमेंटल और पब्लिक बिल्डिंग्स। आपको भी पता है कि भाई मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर की विंडो, स्टेयरकेस, डोर, सारी की जो भी एलिमेंट है उसकी साइज डिफरेंट होगी कंपेयर टू रेसिडेंशियल बिल्डिंग। द प्रॉपर स्केल इज एसेंशियल फॉर बेटर एंड क्वालिटेटिवली रिजल्ट ऑफ प्रपोर्शन, यानी कि हमको कोई बिल्डिंग का शेप और क्वालिटी चाहिए, या तो फिर उसका प्रॉपर मोनोटोनी, या तो फिर उसका यूनिटी स्ट्रक्चर चाहिए, तब जाके ये प्रॉपर स्केल यहाँ पे मेंटेन होना जरूरी है। द साइज ऑफ डोर, विंडो एंड स्टेप्स, यानी कि राइज एंड ट्रेड and handle height should the users and create feeling of comfort, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पे कुछ डोर है तो वो स्मॉल प्रोवाइड किया है, विंडो है तो वो स्मॉल है, स्टेयर का जो राइज एंड ट्रेड का जो पोर्शन है वो अभी कम है या तो फिर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो क्रिएट फीलिंग कंफर्ट क्रिएट करना चाहिए, ठीक है।
अब स्केल का यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है कि भाई यहाँ पे केवल दिखाया गया है और डोमेस्टिक स्केल, यानी कि अभी हम डोमेस्टिक स्केल बोलते हैं तो ये हमारा रेसिडेंशियल एक हाउस हो गया, ठीक है। अभी जाके हम मोन्यूमेंटल स्केल को ये कंपेयर करेंगे कि भाई इससे ये बहुत छोटा है या तो फिर इससे ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अभी बड़ा और छोटा किसके रेफरेंस में किया कि जो भी हमारे पास जो भी फिगर है या तो जो भी स्ट्रक्चर है उसके कंपैरिजन में हम बोलते हैं कि ये स्केल बहुत बड़ा है और ये छोटा है। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे रिदम। रिदम इज आर्किटेक्चर कंपोजिशन इज रिपीटेशन ऑफ सर्टेन पैटर्न्स एट रेगुलर इंटरवल सच एज कॉलम फिक्स एट ए फिक्स इंटरवल, इट इज प्लेजिंग एंड अट्रैक्टिव। आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाई गई है कि भाई ये फिगर में आप देख लो, ये आर्च वाला जो भी पोर्शन रहे वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आर्च वाला जो भी पोर्शन है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है कि एक रिदम मेंटेन करता है कि भाई एक ही रिदम में सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। सेम ये दूसरी फिगर है उसमें भी ऐसा ही है, कुछ ये जो एलिमेंट्स है स्ट्रक्चर के वो भी कंटिन्यूसली क्या रहा तो कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे हमारा फिगर रहेगा, उसको हम रिदम बोल सकते हैं, यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट है वो रिपीटेडली है तो उसको हम रिदम बोल सकेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा कैरेक्टर। इट रिफर टू द स्टाइलिश ऑफ द बिल्डिंग्स। द कैरेक्टर इज रिलेटेड टू फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग एंड इवॉल्व्स फ्रॉम प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिटी, मास कंपोजिशंस, proportion, scale, etc., which is constitutes the basic principle of architecture compositions। तो यहाँ पे क्या है कि पे कैरेक्टर हम किसको बोलते हैं, तो कि हमने पहले देखा यूनिटी देखा, फिर मास कंपोजिशन देखा, प्रोपोर्शन देखा, स्केल देखा, तो जो भी सारे फैक्टर्स है वो एक ही में आने चाहिए, यानी कि उसको हम कैरेक्टर बोलेंगे। तो सभी का जब यहाँ पे कंसीडरिंग होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो कि वहाँ पे कैरेक्टर बोलते हैं कि भाई इसका ये स्ट्रक्चर का कैरेक्टर है वो स्टाइलिश है। फिर आएगा हमारा फंडामेंटल ऑफ दी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ये लेक्चर से पहले आपने एक वेबिनार भी दिलीप काछड़ सर के नाम के एक व्यक्ति का आपने ये वेबिनार भी अटेम्प्ट शायद किया होगा, मेरे हिसाब से शायद सभी ने देखा होगा कि भाई उसने जो भी यहाँ पे वेबिनार लिया था वो वेबिनार में बीम टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ था। तो आपको भी पता होगा कि यहाँ पे तो आपको उसका शॉर्ट फॉर्म यानी कि जो भी शॉर्ट डिटेल्स है यहाँ पे दी गई है, लेकिन वो जो दिलीप सर ने समझाया था उसमें बहुत सारी डिटेल दी गई थी कि भाई बीम टेक्नोलॉजी क्या है और उसका जो भी स्टेप अलग अलग स्टेप रहेगा वो स्टेप कब मेंटेन करना है, किस हिसाब से वो स्टेप फॉलो करना है, वो सारी चीज़ उसने वहाँ पे समझाई थी। फिर भी हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। ड्राइंग हैव बीन यूज्ड बाय द कंट्री centuries to communicate ideas to the construction trade. Until recently, those drawings were produced by hand, but last 25 years or so, computers have become primary tools people use to produce construction documents. यानी कि क्या है कि अभी पहले कुछ ऐसा था कि भाई एक पेपर होता था और पेपर में हम पेन से या तो फिर पेंसिल से हम ड्राइंग क्रिएट करते थे, फिर वो ड्राइंग एक बार अपने आप स्टडी करते थे, फिर उसके बाद हम फील्ड में अप्लाई करते थे। लेकिन अभी क्या आ गया, अभी हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। तो उसके हिसाब से अभी लास्ट 25 ईयर से अभी हमारा कंप्यूटर आ गया है, तो कंप्यूटर में ही हम सारा टूल्स है वो यूज़ कर रहे हैं। यानी कि जो भी उसका मेंटेनेंस पोर्शन है, वो कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी है, कंस्ट्रक्शन का जो भी कंपोनेंट है उसको ईच एंड एवरी कंपोनेंट की डिज़ाइन है, वो सारा अभी कंप्यूटर बेस्ड हो गया है कि हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं और वो डॉक्यूमेंट को हम फॉलो करते हैं फील्ड में। तो कुछ इस हिसाब से हमारी कुछ टेक्निक आ गई है। Until just a couple of years ago, the computer generated drawings were the primarily two-dimensional representation of the three-dimensional object। यानी कि जो भी हम बना रहे थे वो बेसिकली प्राइमरली क्या था कि भाई 2-डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन था और 3-डायमेंशनल हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ करता था। तो अभी जाके अभी क्या है कि भाई अभी जो हमारा है वो 2D में तो हम बनाते ही है, एज वेल एज हम 3D में भी वो अप्लाई कर सकते हैं कि भाई 3D में कुछ इस हिसाब से यहाँ पे दिखने को मिलेगा। अभी वॉक थ्रू भी आपने जाना होगा कि भाई अभी ऑटोकैड में कोई ड्राइंग बनाते हैं और उसको 3D इफेक्ट हम देते हैं, तो कई सारे सॉफ्टवेयर रेविट हो गया, बीम टेक्नोलॉजी जहाँ पे मेंटेन होती है, फिर हो गया हमारा ऑटोकैड हो गया, 3ds मैक्स हो गया। तो ये कई सारे सॉफ्टवेयर है कि वहाँ पे आप वॉक थ्रू अंदर का जो भी इंटीरियर है वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो ये कुछ इस हिसाब से ही हमारा मेथड है वो चेंज हो गया है कि अभी 2-डायमेंशनल टू डायरेक्टली ऑब्जेक्ट फोकस और दी 3-डायमेंशनल या तो फिर 4-डायमेंशनल। सॉफ्टवेयर यूज फॉर दी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ बिल्डिंग आर प्रॉपरली नोन एज ए बीम, यानी कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के नाम से ये जाना जाता है।
ठीक है, अभी कोई एक सॉफ्टवेयर, मान लो कि हम रेविट यूज़ करते हैं, तो रेविट में क्या करते हैं कि अभी जो भी प्लान है वो डायरेक्टली हम 3D में ही बनाते हैं। ऑटोकैड में क्या करते हैं कि भाई वो ऑटोकैड में हम जब पहले 2D में प्लान बनाते हैं और 2D में से हम 3D में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये रेविट में हम डायरेक्टली 3D में बना पाता है कि भाई अभी डायरेक्टली वॉल हमने कंस्ट्रक्ट कर दी, ठीक है, अभी वो जो भी वॉल जहाँ पे भी जा रही है उसकी डायरेक्शन हमने प्रोवाइड कर दी, तो सारी चीज़ें आप 3D में भी रेंडरिंग कर सकते हैं। तो यह कुछ इस हिसाब से इसको हम बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग यानी कि बीम के नाम से कुछ इसको जानते हैं। फिर उसका डेफिनेशन आता है, तो बीम प्रोसेस टू क्रिएट द मैनेज कंप्यूटर बेस्ड डिजिटल ड्राइंग एंड द डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चरल फिजिकल एंड फंक्शनल स्पेसेस ऑफ बिल्डिंग्स फैसिलिटेटिंग डिस्कशन डिसीजन ऑफ एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द बिल्डिंग। यानी कि जो भी बीम प्रोसेस है उसमें क्या है कि भाई अभी कंप्यूटर बेस्ड सारा डिज़ाइन क्रिएट करना है, डिजिटल ड्राइंग हो गया, फिर उसका जो भी फिजिकल कंपोनेंट है या तो फिर फंक्शनल स्पेसिस है वो भी हम 3D में हम वहाँ पे देख पाते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से हम उसको फैसिलिटेटिंग कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, एंटर लाइफ साइकिल ऑफ द बिल्डिंग। अभी कोई जो भी 50 ईयर्स लाइफ साइकिल है मान लो कि कोई स्ट्रक्चर की, तो उसमें कई सारे हमको मॉडिफिकेशन करने हो तो वो भी हम इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बीम यानी कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इज एन intelligent 3D model based process that gives the architecture, engineering and construction professionals the insight and tools to more efficiently plan, design, construct and manage buildings and infrastructure। अभी बेटरली यहाँ पे एक आर्किटेक्चर जो भी कंपोनेंट वो भी यहाँ पे हम डिज़ाइन कंसीडर कर सकते हैं, इंजीनियरिंग ओरिएंटेड भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड भी हम कर सकते हैं, और प्रोफेशनल इंसाइट जो भी टूल्स है वो भी इफिशिएंटली यहाँ पे हम प्लान कर पाएंगे। फिर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इज ए प्रोसेस सपोर्ट बाय वेरियस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व द जनरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ए डिजिटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फिजिकल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेसेस। ठीक है, यहाँ पे इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ ना तो ये क्या है कि भाई जो भी बीम टेक्नोलॉजी है, बीम टेक्नोलॉजी में कुछ इस हिसाब से है कि भाई जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो हमको साइट में अप्लाई करने से पहले ही हमको पता चल जाता है, कुछ ऐसा 3D मॉडल वहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि कुछ इस हिसाब से यहाँ को दिखने को मिलेगा हमारा जो भी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी कई बार हमको ऐसा भी फील हुआ होगा कि भाई अभी कोई मकान हमने खरीद लिया, फिर उसके बाद वो जब हम खरीदने की बात करें तब हम 2D प्लान देखा। 2D में क्या था कि 2D में अभी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि भाई 2D हम देखते हैं लेकिन उसमें हम वो जज नहीं कर सकते हैं कि भाई अभी बिल्डिंग के इंटीरियर कैसा होगा, बिल्डिंग के अंदर में कितना, ये विंडो का व्यू किस हिसाब से आएगा, ये विंडो के और डोर का व्यू, यहाँ पे सन डायरेक्शन किस तरह से हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या कि एक स्टेप आगे है कि बीम में वो जो सारा प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सोल्व हो जाता है कि भाई उसका जो भी सन डायरेक्शन है, विंड वेलोसिटी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो वही बीम टेक्नोलॉजी है। Building information modeling or BIM is a computer modeling process used to holistically generate and manage the building data। यानी कि जो भी बिल्डिंग का डेटा है, जो भी उसका फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम पहले से ही मेंटेन कर पाते हैं। यानी कि पूरा जो भी डिज़ाइन है, ठीक है, वो मॉडलिंग प्रोसेस है और मॉडलिंग प्रोसेस को उसको हम मैनेज कर पाते हैं। यहाँ पे B4 बिल्डिंग दिया गया है, यानी कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग हैज बीन पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फॉर सम टाइम नाउ। इट इज ऑफ द डिजाइनिंग ए बिल्डिंग कोलैबोरेटिवली यूजिंग वन कोहेरेंट सिस्टम ऑफ कंप्यूटर मॉडल्स रादर देन ए सेपरेट सेट्स ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है, यहाँ पे एक टाइप का जो भी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है वो एक हिसाब से ऐसा पार्ट हो गया कि अभी कोई मान लो कि हमारी इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में जब भी हम प्लानिंग करते हैं, यानी कि कोई बड़ी इंडस्ट्री हो गई जहाँ पे बड़े बड़े बॉयलर आ रहे हैं, बड़े कोई पाइपलाइन आ रहे हैं, तो जो भी उसका स्ट्रक्चर है वो हम पहले से उसको मॉडल कर पाते हैं, उसकी डिज़ाइन क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, बीम इज अ नाउ गेटिंग अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन, बी इट बिल्डिंग्स, रोड, रेलवे, ब्रिज, टनल एक्सेट्रा। यानी कि सभी में आप ये सिस्टम अप्लाई कर पाओगे। Today we can even apply it to different stages of construction such as planning, design, construction and maintenance। जो भी उसके अलग अलग स्टेज है वो सारे स्टेज में आप बिल्डिंग का ये जो बीम टेक्नोलॉजी है वो आप यूज़ कर पाओगे। फिर उसके बाद आता है I4 इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी हमने बीम थ्रू जो भी मॉडल बनाया है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी ये प्रोवाइड करेगा। इन्फॉर्मेशन इज द हार्ट ऑफ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, यानी कि बीम में जो भी हमने मॉडल बनाया है वो इन्फॉर्मेशन उसका हार्ट है। यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, तब जाके तो आई का कुछ
मीनिंगलेस ही होगा ना, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीम चेंजेस द वे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोजेक्ट इन इट्स पार्ट्स इज मैनेज एंड एक्सचेंज। यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन की हमको नीड्स है, तो अब जाके भी हम प्लानिंग कर पाएंगे और उसको हम उसमें मॉडलिंग के थ्रू डिज़ाइन कर पाएंगे कि अभी ये जो पोर्शन है वो वहाँ पे हटाना है और ये डायमेंशन और साइज और शेप का ये जो पोर्शन है वो वहाँ पे लगाना है। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बीम देता है। फिर इंफॉर्मेशन में ये भी आता है कि मेकिंग अवेलेबल बोथ विजुअल एंड नॉन विजुअल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। बीम एनेबल डिजाइनर्स, engineers, builders, manufacturers and owners again through understanding of a project much before its actual construction। अभी मान लो कि कुछ एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, उसके पहले ही ये सारी जो भी विजुअल हो या तो फिर नॉन विजुअल इंफॉर्मेशन हो, सारी उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन हो वो पहले ही हमको दे देता है। फिर एम हो गया यानी कि मॉडलिंग। वी कैन इजीली से दैट द एम इज द बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग स्टैंड फॉर द मॉडल एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे दो चीज आती है एम के हिसाब से कि भाई एक तो उसका मॉडलिंग बना है और वही मॉडलिंग जो हमने बनाया उसका मैनेजमेंट किस हिसाब से करना है वो भी ये इंफॉर्मेशन देता है मॉडलिंग। Using building information modeling, not only a simplified version of a project structure, building or construction is modeled, but also the process of construction is organized and controlled more effectively। यहाँ पे क्या है कि भाई ये ऐसा नहीं है कि भाई ये सिंप्लीफाई करके देता है हमको कि भाई वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा है, स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, मॉडल हो गया, उसके बाद कैसा दिखेगा, यही सिर्फ वो इंक्लूडिंग नहीं करता है, लेकिन उसके अलावा भी ये जो सारा प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन का वो ऑर्गेनाइज करके हमको देता है और उसके हिसाब से वो कंट्रोल जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का जो भी एलिमेंट है, जो भी उसकी एक्टिविटी है वो बेटरली हम इफेक्टिवली वो कंट्रोल कर पाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द बीम, तो यहाँ पे कुछ उसके एलिमेंट्स हो गए कि भाई जो भी उसके एलिमेंट्स हो गए वो एक तो इन्फॉर्मेशन है, पीपल्स है, पॉलिसीज, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सारे उसके बीम के जो है वो एलिमेंट हो गए, यानी कि बीम एक तो हमको इन्फॉर्मेशन देता है, उससे कौन कौन पीपल यहाँ पे कनेक्टिंग हो गए तो पीपल्स की भी इंफॉर्मेशन देता है, पॉलिसीज हो गई, प्रोसेस हो गया, टेक्नोलॉजीज हो गई। तो ये सारी जो भी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है उससे ये एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। अभी उसका जो लेवल हम स्टडी करते हैं कि ये यहाँ पे लेवल आपको दिखाया गया कि भाई 0 लेवल में क्या है, लेवल 1 में, 2 में और 3 में यहाँ पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी। तो यहाँ पे बीम में 3 पार्ट रहेंगे, बी यानी कि बिल्डिंग, आई यानी कि इंफॉर्मेशन और एम यानी कि मॉडलिंग या तो फिर मैनेजमेंट। तब जाके हम लेवल 0 पे स्टडी करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि नो बीम, यहाँ पे कोई भी बीम नहीं है, ठीक है, और लो कोलैबोरेशन या तो फिर केड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी लेवल 1 आ रहा है तो लेवल 1 में क्या है कि पार्शियल कोलैबोरेशन है, फिर 2D 3D यहाँ पे मॉडल हम क्रिएट कर पाते हैं। अभी लेवल 2 हो गया तो लेवल 2 में फुल कोलैबोरेशन विथ रिस्पेक्ट टू 4D और 5D, यहाँ पे फुल स्टेज में यहाँ पे हमारा काम स्टार्ट हो गया बीम के बारे में। फिर यहाँ पे लेवल 3 आता है तो उसके पिक पॉइंट पर ये बीम है, ठीक है, इंटीग्रेशन ओपन बीम या तो फिर बीम 6D या तो फिर 7D के स्टेज पर यह पहुंच गया है। तो ये कई सारे कंपोनेंट यहाँ पे दिए गए हैं कि भाई उसका लेवल 0 में क्या पार्ट रहेगा, लेवल 1 में क्या पार्ट रहेगा, लेवल 2 में क्या पार्ट रहेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको देता है। यहाँ पे एक फिगर दिखाई गई है, फिगर में आप देख पाओगे कि भाई ये डिटेल डिज़ाइन, यहाँ पे फर्स्ट फिगर यहाँ पे स्टार्ट होती है कि भाई डिटेल डिज़ाइन एक तो हम देता है, फिर उसका एनालिसिस करके भी देता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर कौन कौन सी है वो भी हमको देता है, फैब्रिकेशन करना हो, कंस्ट्रक्शन 4D 5D करना हो, कंस्ट्रक्शन लॉजिस्टिक होना, कब टाइम स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा वो भी हमको बताता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कितना आएगा वो भी हमको प्लानिंग करके देता है, रिनोवेशन हो गया, ठीक है, तो वो उसकी भी प्रोसीजर क्या है, उसके लिए कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा, डिजाइनिंग एलिमेंट क्या रहेगा, तो वो भी बीम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देगा। फिर उसका प्रोग्रामिंग, तो ये प्रोग्रामिंग सिस्टम भी यहाँ पे मेंटेन करेगा, ठीक है। फिर कंसेप्चुअल डिज़ाइन यानी कि प्रॉपरली जो भी हमारा ईच एंड एवरी एलिमेंट है तो वो एक दूसरे के हिसाब से यानी कि एक दूसरे की कंपेयर में रिलेटेड टू ईच अदर, यहाँ पे जो भी कंसेप्चुअल डिज़ाइन है वो भी हमको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो ये बेसिक ओवरव्यू है कि भाई बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है, तो ये सारे कंपोनेंट है वो भी बीम यहाँ पे मैनेज करेगा। तो ये जो मैंने सारा कंटेंट यहाँ पे, ये जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये जो भी कंटेंट था वो मैंने
SC रंगवाला हो गई, MG शाह हो गई, महाजन पब्लिकेशन, अतुल प्रकाशन, तो ये बुक में से उसका रेफरेंस लिया है। अभी मान लो कि आपको कोई प्रिपरेशन के लिए बुक चाहिए, तो भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई एक तो महाजन पब्लिकेशन की बुक है, वो एक तो बेटर है, और एक SC रंगवाला की बुक है, वो भी यहाँ पे बेटर है। तो बेटरली आप महाजन पब्लिकेशन मार्केट में से परचेस कर पाओगे, तो इजीली वो अवेलेबल है। तो आपको उसमें से क्या है कि रीडिंग करना अच्छा लगेगा, उसकी जो भी लैंग्वेज है वो आपको माइंड में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी हमारा सैटरडे को डिस्कशन सेशन रहेगा, तब जाके ये वीडियो एक बार देख के आइए, फिर वहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट हो कि भाई बीम में से कुछ समझ में नहीं आया है, या तो फिर ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग में से कुछ समझ में नहीं आया है, तो वो सारी हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो हम एंड करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।